अच्छा जी, आगे हमने जो करना है ना वो है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। अब एसिडोसिस तो हो रही है, मतलब ये है कि ब्लड की जो पीएच है वो 7.35 से कम तो जा रही है, ब्लड की पीएच 7.35 से कम हो रही है, लेकिन अब उसकी काजेज़ जो है ना वो मेटाबॉलिक नहीं है, उसकी काजेज़ रिस्पायरेटरी हैं, मतलब जो हमारा एयरवे का सिस्टम है सारा, अब मसला एयरवे के सिस्टम में है कहीं ना कहीं। तो CO2 जो है ना वो वाश आउट नहीं हो रही। जब CO2 वाश आउट नहीं होगी तो CO2 की रिटेंशन होगी। जब CO2 की रिटेंशन होती है तो CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है ब्लड के अंदर, H2CO3, और H2CO3 फर्दर किस में डिसोसिएट हो जाता है, HCO3 नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन में। जब हाइड्रोजन आयन आया है तो इसका मतलब ये है कि ब्लड के अंदर फिर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, तो एसिडोसिस हो रही है। ठीक है, अब काज क्या है, रिस्पायरेटरी है। अब जो वेंटिलेशन का मैकेनिज़्म है ना इसमें वो वाला डिस्टर्ब होगा। जब वेंटिलेशन का मैकेनिज़्म डिस्टर्ब होगा तो पीएच का बैलेंस डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा। अब इसमें क्या होगा, हाइपो वेंटिलेशन की कंडीशन है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि CO2 को वॉश आउट नहीं कर पा रही बॉडी। जब CO2 को वॉश आउट नहीं कर पाती तो CO2 की रिटेंशन होती है। CO2 की रिटेंशन हुई तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन जो है वो ब्लड के अंदर बिल्टअप हो जाता है, तो इसकी वजह से एसिडोसिस हो जाती है। ठीक है, और इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, नॉर्मली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 45 mmHg होता है। ठीक है, तो 45 mmHg है। अब ये किस ब्लड में मैं बात कर रहा हूँ, फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वीनस ब्लड में मैं बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, और जो आर्टीरियल ब्लड होता है, आर्टीरियल ब्लड के अंदर इसकी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है वो 40 mmHg होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। तो हम अभी वीनस ब्लड की बात करें, 45 mmHg है। अच्छा जी, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है 44 mmHg से ज़्यादा है। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू मैं कब देख के बता रहा हूँ, ये वाली वैल्यू मैंने देख के बतानी है ABGs की रिपोर्ट से। ठीक है, और ABGs की रिपोर्ट में क्या क्या कह रहा हूँ, आर्टीरियल ब्लड गैसेज। ठीक है, तो ये वाला जो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 44 से ज़्यादा है आर्टीरियल ब्लड में, जबकि नॉर्मल कितनी होती है, 40 होती है। ठीक है, नॉर्मल 40 होती है आर्टीरियल ब्लड में। तो अगर ABGs में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 44 से ज़्यादा है तो हम क्या कहते हैं, और पीएच जो है वो 7.35 से कम है तो हम कह देते हैं कि ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको कंपनसेट करने के लिए जो किडनी है, किडनी ने क्या किसकी रिटेंशन करनी है, बाइकार्बोनेट की रिटेंशन करनी है। मैं आपको पहले ही हर बार यही बात बता रहा हूँ, जब बाइकार्बोनेट की रिटेंशन होगी तो बाइकार्बोनेट ने ब्लड में मौजूद हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करना है और किस में कन्वर्ट हो जाना है, H2O प्लस CO2 में, मतलब न्यूट्रलाइज कर देना है दूसरे अल्फाज में हाइड्रोजन आयन को। तो उसकी वजह से जब हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ड्रॉप होगी तो ब्लड की पीएच क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, जो डिक्रीज़ हुई थी। ठीक है, अब जो किडनी की कंपनसेशन है वो तकरीबन 24 आवर्स लेती है किडनी की कंपनसेशन स्टार्ट होने में। ठीक है, अगर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस परसिस्ट कर रही हो तो। अगर तो एक्यूट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें अगर हम ABGs देखेंगे तो उसमें हमें क्या रिपोर्ट मिलेगी, तो उसमें पीएच जो है वो 7.35 से कम मिलेगी डेफिनेटली। और जो बाइकार्बोनेट है ना, नॉर्मली मैंने आपको कितने बताए हैं, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट तक। ठीक है, तो इसमें जो बाइकार्बोनेट है ना वो स्लाइटली रेज्ड मिलेंगे। स्लाइटली रेज्ड का मतलब ये है कि 27 भी हो सकते हैं, 28 मिली इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बाजूकात ऐसे होता है कि नॉर्मल रेंज में भी होते हैं। ठीक है, क्यों अभी कंपनसेशन स्टार्ट नहीं हुई ना, जब कंपनसेशन स्टार्ट होगी तो फिर बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब जो क्रोनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, जब क्रोनिक की बात आ गई तो इसका मतलब ये है कि अब किडनी ने कंपनसेशन स्टार्ट कर दिया है। किडनी की कंपनसेशन के नतीजे में जो बाइकार्बोनेट है ना उसकी कंसनट्रेशन क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो पीएच जो है अब डेफिनेटली जब कंपनसेशन स्टार्ट होगी तो पीएच किधर आएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो पीएच नॉर्मल की तरफ जाएगी। ठीक है, तो पीएच जो हमें मिलेगी वो क्लोज टू नॉर्मल होगी, और बाइकार्बोनेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रेज्ड मिलेगी हमें। तो काफ़ी ज़्यादा रेज्ड में कितना, 30 मिली इक्विवेलेंट से भी ज़्यादा हो सकती है। तो अब ये दो मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं। अगर तो हम एक्यूट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की बात कर रहे हैं तो हमें ABGs के ऊपर रिपोर्ट कुछ और मिलेगी। ठीक है, ABGs में हमें क्या मिलेगा, पीएच जो है वो 7.35 से कम मिलेगी, और जो बाइकार्बोनेट है वो नॉर्मल या स्लाइडली रेज्ड मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो क्रोनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है उसके अंदर पीएच हमें क्लोज टू नॉर्मल मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल भी हो सकती है, बहुत क्लोज होगी नॉर्मल के, और जो बाइकार्बोनेट है ना वो बहुत ज़्यादा रेज्ड मिलेगा।
अच्छा, इस सारे में इन दोनों में एक्यूट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, क्रोनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या होगा, का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों केसेस में बहुत ज़्यादा रेज्ड होगा। क्यों? क्योंकि CO2 की रिटेंशन हो रही है, एयरवे के अंदर कोई मसला है, एयरवे की ब्लॉकेज हो सकती है किसी किस्म की, या एल्विलर लेवल पे कोई मसला हो सकता है जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं हो रही, तो CO2 तो रिटेन हो रही है। जब CO2 रिटेन हो रही है तो इन दोनों केसेस में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो हमें ABGs में मिलेगा वो बहुत ज़्यादा रेज मिलेगा। और नॉर्मल कितना है? नॉर्मल है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो वो इसमें बहुत ज़्यादा रेज मिलता है, मतलब 50s 60s में हमें मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं? अब हाइपो वेंटिलेशन हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि एयर वे में किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर डायाफ्राम का डिसफंक्शन है। अब डायाफ्राम प्राइमरी जो मसल है ना रिस्पायरेशन का, वो क्या है? वो डायाफ्राम है, ठीक है। अगर डायाफ्राम का डिसफंक्शन है तो फिर रिस्पायरेशन सही नहीं हो रही थी, वेंटिलेशन। उसके बाद किसी किस्म का कोई ट्रामा है, चेस्ट ट्रामा है, जिसकी वजह से चेस्ट एक्सपेंड ही नहीं कर पा रही। कोई ओबेसिटी है, अब ओबेसिटी की वजह से भी चेस्ट की एक्सपेंशन जो होती है ना वो लिमिटेड हो जाती है। तो ये काजेज़ हैं हाइपोवेंटिलेशन की, तो ये सारी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस करवाएंगी। अब जब ये ऊपर वाली काजेज़ होंगी तो इसकी वजह से जो गैस का एक्सचेंज है ना वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। एक तो वो हो सकती है, दूसरी बात ये है कि एल्वुलर लेवल पे क्या हो सकता है? एल्वुलर लेवल पर COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ेज़ हैं, जिसमें क्या हो सकती है? एम्फाइसीमा हो सकता है, ठीक है। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो छोटी छोटी एल्वोलाई होती हैं वो सरफेस एरिया बढ़ा रही होती हैं ना, तो अब वो मिल के सारी एक बड़ी सी एल्वोलाई बना देती हैं, लेकिन उसका सरफेस एरिया कम हो गया तो एक्सचेंज ही नहीं हो पाता। इसी तरह से पल्मोनरी एडीमा है। पल्मोनरी एडीमा में क्या होता है? जो एल्वोलाई पड़ी हुई है, एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड आ गया। पहले एल्वोलाई से गैस को क्रॉस करने में 3 लेयर्स को क्रॉस करना पड़ रहा था। एक एल्वोलाई की एंडोथीलियम, एक दरमियान में इनके इंटरस्टिशियम, और फिर क्या थी जो कैपिलरी गुजरी है उसकी एंडोथीलियम। ये 3 टोटल थी। लेकिन जब पल्मोनरी एडीमा आ गया तो उसमें अब उसको फ्लूइड को भी क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसमें क्रॉस करने में मुश्किल होती है, तो इस वजह से इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे काज क्या हो सकती है? अब ये तो या तो हमने क्या कह दिया कि रिस्पायरेटरी एयरवे में कहीं पे कोई इशू है, या फिर हमने कह दिया कि एल्वियोलर लेवल पे कोई इशू है। ये तीसरे नंबर पे रिस्पायरेटरी सेंटर्स जो रिस्पायरेशन को रेगुलेट कर रहे हैं उनके अंदर भी तो इशू हो सकता है। अब स्ट्रोक हुआ है, ठीक है। स्ट्रोक जब हुआ है तो ब्रेन स्टेम के अंदर रिस्पायरेटरी सेंटर्स हैं। अब वो 4 ग्रुप ऑफ सेल्स से, ये मैंने आपको बताया, 2 पोन्स के अंदर होते हैं, 2 मेडुल्ला के अंदर होते हैं। अगर रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी आप एक मेरा लेक्चर देखें तो उसमें मैंने ये सारी कुछ बताई हुई हैं, ठीक है। तो अगर स्ट्रोक हुआ है, जब स्ट्रोक होगा तो डेफिनेटली जो वहाँ की ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज़ होगी। तो जब ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होगी तो रिस्पायरेटरी सेंटर्स क्या कर जाएंगे? वो सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। उनकी सप्रेशन हो जाएगी। जब सप्रेशन होगी तो रिस्पायरेशन नहीं हो पाएगी। इसी तरह से कुछ मेडिकेशंस हैं जिनकी ओवरडोज से भी रिस्पायरेटरी सेंटर सप्रेस हो जाते हैं। उसमें ओपियोइड्स हैं और सिडेटिव्स हैं। ये 2 ऐसी ड्रग्स हैं जो रिस्पायरेटरी सेंटर को जाके सप्रेस कर देती हैं, तो उसकी वजह से जो रिस्पायरेशन या वेंटिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये काजेज़ थी, और इस काजेज़ के निमोनिक हमने क्या बनाया हुआ? एज अ काउ, ठीक है। एज से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एस से सिडेटिव यूज़, ए से एक्यूट लंग डिजीज़, सी से क्रोनिक लंग डिजीज़, ओ से ओपियोइड, और डब्ल्यू से क्या है? वीकनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी मसल्स। इसमें मैंने आपको वो सारी काजेज़ बता दी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हमने अल्कोलोसिस को डिस्कस करना है।